नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज और मैं हूं आकाश अग्रवाल। आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत की, जहां की एक तासीर रही है, एक बार तुम और एक बार हम। 1993 के बाद से यहां की जनता ने बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस को सत्ता सौंपी, लेकिन 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले यहां बदलाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी। इस बार तीसरा मोर्चा सिर्फ एक प्रयास नहीं बल्कि एक मजबूत चुनौती बनकर उभर रहा है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से लेकर नरेश मीणा और रविंद्र सिंह भाटी तक अपने अपने क्षेत्र के दिग्गजों के कड़क तेवरों ने जयपुर के दोनों बड़े बंगलों, सीएम आवास और पीसीसी ऑफिस में हलचल मचा रखी है। आखिर क्या है इस तीसरे मोर्चे का ब्लूप्रिंट? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तीसरा मोर्चा राजस्थान में खड़ा करें। में तीसरा मोर्चा को पसंद करते हैं। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। दो 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की सियासत में तीसरा मोर्चा दस्तक देने जा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि तीसरे मोर्चे की कोशिश पहले कभी नहीं हुई, लेकिन इस बार का प्रयास पहले से अधिक साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी बैठ रखने वाले कई नेता और क्षेत्रीय दल एक मंच की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह स्थिति भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का सबब बन सकती है, क्योंकि तीसरे धड़े की थोड़ी सी मजबूती भी प्रदेश की चली आ रही राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। तीसरे मोर्चे को लेकर प्रयास पहले भी हुए, लेकिन असफल रहे। तीसरा मोर्चा 28 में हाडोती से लेकर मारवाड़ तक एक तरफा तीसरा मोर्चा नजर आएगा। 2018 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाते हुए 58 सीटों पर चुनाव लड़ा। क्षेत्रीय लोकप्रियता के बावजूद वे केवल 3 सीटें ही जीत पाए। भाजपा से अलग होकर घनश्याम तिवाड़ी ने भी भारत वाहिनी पार्टी बनाई और सभी सीटों पर जमानत जब्त करवा बैठे। आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी और उम्मीदवार भी उतारे, पर अधिकांश प्रत्याशी 1000 वोट भी नहीं ले सके और धराशायी हो गए। इसके अलावा बसपा के 6 विधायक जीते जरूर, लेकिन दल बदल कर कांग्रेस में शामिल हो गए और नतीजा बसपा जीतकर भी खाली हाथ रह गए। 2023 के चुनावों की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी तीसरे मोर्चे की छवि को गढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास भी आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अब माहौल बदला बदला दिखाई दे रहा है। 2028 के लिए सियासी हलचल काफी गहरी प्रतीत हो रही है। हाड़ौती क्षेत्र में नरेश मीणा बीते 2 सालों में 3 चुनाव लड़कर अपना मजबूत पैर जमा चुके हैं। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद उन्होंने भगत सिंह सेना के नाम से संगठन खड़ा किया। 3 चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों के समीकरणों में टैन लगाने का काम किया। नरेश मीणा ने जहां जहां चुनाव लड़ा वहां दोनों दलों के पारंपरिक वोट बैंक पर प्रभाव डाला। उनका जनाधार युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह 2028 में कम से कम
आधा दर्जन सीटों के सियासी समीकरण को प्रभावित कर सके। लेकिन जब थर्ड फ्रंट में मैं चुनाव लड़ूंगा तब मुझे किसी न किसी दल से गठबंधन करना पड़ेगा, उसका सिंबल लेना पड़ेगा, और उसको लेकर मेरी उनसे बात चल रही है तीसरे मोर्चे के सारे नेताओं से। अब बात करें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की, जो लंबे समय से तीसरे विकल्प की राजनीति कर रहे हैं। मौजूदा समय में आरएलपी के पास विधानसभा में तो कोई विधायक नहीं है, लेकिन बेनीवाल की व्यक्तिगत छवि और उनकी जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ से यह तो साफ है कि उनका प्रभाव जाट बेल्ट में अभी भी मजबूत है। इस बार नरेश मीणा और बेनीवाल की नजदीकियां भी बढ़ी। यह तालमेल जाट और मीणा बेल्ट में मजबूत पकड़ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अंता उपचुनाव में नरेश मीणा के साथ मंच साझा कर स्पष्ट संदेश दे दिया कि 2028 में वह भी सक्रिय मोड में रहने वाली है। आपका शहरी वोट बैंक सीमित है, लेकिन यदि वह तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनती है तो जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर जैसी शहरी सीटों पर इसका असर जरूर देखा जा सकेगा। साथ ही दिल्ली और पंजाब की सरकारों के अनुभव के साथ आम आदमी पार्टी अपने प्रशासनिक मॉडल को एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में राजस्थान में पेश कर सकती है। 1993 से देख लो, 1993 से लेके आज तक एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM राजस्थान में सक्रिय होने का प्रयास एक नहीं कई बार कर चुकी है, लेकिन इस बार तीसरे मोर्चे में उसके शामिल होने की संभावनाएं काफी है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर कांग्रेस के परंपरागत अल्पसंख्यक वोटों पर पड़ना तय है। अल्पसंख्यक मतदाता प्रदेश की लगभग 35 से 40 सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। इन सीटों पर AIMIM कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे तीसरे मोर्चे को बढ़त दिलाती है। बात करें दक्षिण राजस्थान की, जहां भारत आदिवासी पार्टी का उभार भी लगातार बढ़ रहा है। पार्टी के पास एक सांसद और 4 विधायक मौजूदा समय में मौजूद हैं और वे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बेल्ट में पहले से ही मजबूत पकड़ बनाती है। यदि यह पार्टी तीसरे मोर्चे के हिस्सा बनती है तो दक्षिण राजस्थान कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए मुश्किल क्षेत्र साबित होगा। आदिवासी मतदाता क्षेत्रीय दलों की तरफ तेजी से झुक रहे हैं और यह रुझान 2028 में भी जारी रहने की संभावना है। अब बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव सीमित है, पर दलित राजनीति में उनकी मौजूदगी मायने रखती है। आजाद समाजवादी पार्टी यदि मोर्चे का हिस्सा बनती है तो दलित वोट बैंक में सेंध लगना संभव है। अंत में बाड़मेर की सिर्फ सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी युवा वोटरों में एक लोकप्रिय चेहरा माना जाता है। यदि भाटी तीसरे मोर्चे में शामिल होते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में इसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ जाएगी।
यदि तीसरा मोर्चा सभी प्रमुख क्षेत्रीय और सामाजिक दलों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरता है तो सबसे अधिक प्रभावित होगी कांग्रेस। यहाँ ऐसी स्थिति में भाजपा को लाभ मिलना तय। संभावना है कि राज्य में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो जाए। राजस्थान की सियासत अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां तीसरा विकल्प केवल वोट काटने वाला नहीं बल्कि सत्ता की चाबी अपने पास रखने वाला किंग मेकर बन सकता है। जी हां, हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अलग अलग विचारधाराओं वाले नेता अपने ईगो को पीछे छोड़कर एक मंच पर टिक पाएंगे। जी हां, यदि ऐसा हुआ तो 2028 का चुनाव राजस्थान के इतिहास का सबसे महंगा रोमांचक मुकाबला होने वाला है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तीसरा मोर्चा राजस्थान में खड़ा करें। पर में तीसरा मोर्चा को पसंद करते हैं। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस।